हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवोल्यूशन एडुकेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ऑनगोइंग टॉपिक जो कि है डिजिटल अरेस्ट का। किसी ना किसी फॉर्म में हम सब ने डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड्स या स्कैम्स को इनकाउंटर किया है। तो हम आज इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के क्या फ्रेमवर्क्स है, आरबीआई का क्या फ्रेमवर्क है या लीगल क्या फ्रेमवर्क है, ये सब अच्छे से देखेंगे एंड आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जैसे डिजिटल अरेस्ट या उससे रिलेटेड चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। और जो भी फ्रेमवर्क्स हम बात कर रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क है या गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं, आरबीआई ने क्या एक्शंस लिए हैं, वो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आप सेक्शंस कोट कर सकते हैं या इनिशिएटिव्स को कोट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजिटल अरेस्ट अगर हम देखें, ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा मतलब पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे हैं कि लोगों के पास फेक फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनका पैसा उनके पैसों के साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? जैसे आप अगर इमेजिन करिए अपने आप को, आप रैंडमली बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, एंड देन यू सडनली गेट अ फ़ोन कॉल। एक फ़ोन कॉल आता है एंड देन देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ पुलिस ऑफिसर, यू गेट अ वीडियो कॉल, देयर इज़ अ पुलिस ऑफिसर ऑन दैट कॉल। पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है कि किसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है। वो आपकी पर्सनल डेटा को भी वेरीफाई कर रहे हैं कि आप ये आपका नाम है, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्या पता उनको आपका आधार नंबर भी पता हो कि ये आपका आधार का नंबर है। सो आपके साथ कुछ आपके अकाउंट में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है या कुछ भी इल्लीगल हुआ है, मतलब आपको डराने के लिए बेसिकली कि कुछ भी इल्लीगल एक्टिविटी आपके अकाउंट में देखी गई है, कुछ भी ऐसा अनऑथेंटिक चीज़ देखी गई है, सो आपको इससे बचने के लिए इतना-इतना पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। सो ये जो पूरा सिचुएशन है, जो एक फ़ियर का सिनेरियो बन गया, कि आपके साथ आपके अकाउंट में या आपके नाम पे कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई इल्लीगल एक्टिविटी, कोई ट्रैफिकिंग हो रही है, आपको डरा दिया गया एक तरीके से एंड यू आर नाउ फोर्स्ड टू ट्रांसफर मनी या फिर डू समथिंग इल्लीगल फॉर देम। सो ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप इज नोन एज डिजिटल अरेस्ट का सेटअप। सो डिजिटल अरेस्ट क्या हो गया? डिजिटल अरेस्ट एक चीज हो गई वेर एनी अ फेक पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू इन अ वे कि आपका पैसा वो आपके अकाउंट से ट्रांसफर करवा दे या आपके साथ किसी तरीके का तो स्कैम या फ्रॉड कर दे। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टर्म इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि कि इसका डेफिनेशन क्या है, जैसे डिजिटल अरेस्ट का डेफिनेशन क्या है, या कौन से सिनेरियोज उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसका जो है मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, मतलब फंक्शनैलिटी क्या है, ये काम कैसे करेगा। तो आप अगर देखेंगे इसमें सबसे पहले तो आप ये लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे, ये जो एक इमेज है, इस तरीके की इमेजेस काफ़ी आपको न्यूज़पेपर में देखने में मिलेंगी कि ये जो इंसान है ये देखने में कैसा लग रहा है कि ये पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन किया है। पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड है। तो देख के कैसा लगता है? देख के लग रहा है कि ये बहुत ऑथेंटिक है, किसी ने असली में, किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको असली में फ़ोन कॉल किया है एंड कुछ तो सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये जो पूरा ट्रिक है दैट यू आर फोर्स्ड टू बिलीव कि किसी ऑथेंटिक इंसान ने, किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी ने आपको कॉल किया है, तो आप उस बात की सीरियसनेस को समझने लगते हैं कि नहीं, किसी अथॉरिटी वाले इंसान ने फ़ोन किया तो मुझे उसकी बात सुननी होगी। सो इस तरीके के सेटअप से आपको कोई फ़ोन कॉल आएगा एंड ये आपसे क्या कहेंगे, सो जो फर्स्ट थिंग जो होगी वो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सेट करेंगे, इनिशियल कॉन्टैक्ट, कि वो आपको कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, कोई भी और प्लेटफॉर्म, ज़ूम पे कॉल करेंगे, स्काइप पे कॉल करेंगे। तो कोई भी ऐसे जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको कॉल करेंगे और क्या बताएंगे, अपनी अथॉरिटी। अच्छा, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन जो भी हम इसमें डिस्कशंस करेंगे वो हम बाइलिंगुअल रखेंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कशन करेंगे सो दैट इज ईजियर टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड। सो पहला होगा आपका इनिशियल कॉन्टैक्ट सेट हो जाएगा और वहाँ पे बताई जाएगी कि हमारी अथॉरिटी ये है, हम पुलिस स्टेशन से फ़ोन कर रहे हैं या हम सीबीआई से फ़ोन कर रहे हैं, ईडी से फ़ोन कर रहे हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से फ़ोन कर रहे हैं, मतलब कहीं से भी, किसी भी अथॉरिटी वाली प्लेस से दे विल गिव यू अ कॉल। फिर वो क्या करेंगे, फियर
इंडक्शन। सो फियर इंडक्शन क्या हो गया? फियर इंडक्शन हो गया कि अब वो आपको डराएंगे, डराएंगे इन अ वे कि कुछ आपकी एक्टिविटी, कुछ आपके अकाउंट के साथ एक्टिविटी हुई है। लेट्स से अगर वो बैंक से फ़ोन कर रहे थे, किसी सो एंड सो बैंक से उन्होंने फ़ोन किया, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उन्होंने किसी बैंक से आपको फ़ोन किया एंड दे से कि आपके बैंक के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखे गए हैं, कुछ इनलीगल एक्टिविटी हो रही है आपके अकाउंट में और ये सस्पिशियस है, सो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ फ्रॉड हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, पैसा इधर से उधर जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये फ़ियर इंड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं आपके अकाउंट में। आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, उसमें आपके पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, आपने कुछ नहीं किया। बट सडनली आपको बैंक से फ़ोन आ जाए एंड दे से कि बैंक का ब्रांच मैनेजर है एंड आपके अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप पे तो एफआईआर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? हमने फ़ियर इंड्यूस कर दिया। इन लोगों ने लोगों को में फ़ियर इंड्यूस कर दिया। सो ये साइकोलॉजी के साथ खेलने वाली बात हो गई कि हमने किसी को डरा दिया, किसी पे फ़ियर इंड्यूस कर दिया, टेरराइज़ कर दिया। सो वो सडनली अब हमारी बात सुनने लगेगा, उसको सीरियसली लेने लगेगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल्स। किसी को नहीं चाहिए पुलिस एंड एफआईआर एंड कोर्ट केसेस वाला सीन। सो फ़ियर इंड्यूस करने के बाद ये क्या करेंगे? आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि ये अब आपको अकेला कर देंगे। दे विल फोर्स यू टू स्टे इन आइसोलेशन सो दैट आप किसी से भी बात ना कर पाएँ इसके बारे में। अपनी फैमिली से बात ना कर पाएँ, आप फ्रेंड्स से बात ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है आपको पता लगने लगे कि ये तो कोई स्कैम हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, सो उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। सो आइसोलेट करेंगे। और आइसोलेट कैसे करेंगे? यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये स्कैम्स होते हैं, ये इतने रियल लगते हैं, बट दे आर सो डीप रूटेड कि ये बहुत ही अलग लेवल पे हैकर्स के पास या फिर ये जो फ्रॉड्स हैं इनके पास ये एक टेक्नोलॉजी होती है एंड माइंडसेट होता है कि वो लोगों में ये फियर इंड्यूस कर सके, उनको सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रोवाइड करा सके और उनको आइसोलेट कर सके। जैसे कि वो आपसे कह देंगे कि आप फ़ोन नहीं रख सकते, वीडियो कॉल पे आप हैं एंड दे विल बी सेइंग कि आप फ़ोन नहीं रख सकते हैं, ये 1 घंटा 2 घंटा आपका जो है यहीं पे ट्रायल चल रहा है, आपको पुलिस स्टेशन आने की भी ज़रूरत नहीं है। पुलिस लेट्स से पुलिस स्टेशन कहीं और है, किसी और स्टेट से आपको फ़ोन आ रहा है, किसी भी स्टेट से आ सकता है। आप दिल्ली में बैठे हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट से फ़ोन आ रहा है कि अब आप तमिलनाडु कैसे जाएँगे तुरंत वहाँ पे ट्रायल के लिए, या वहाँ के कोर्ट में आप कैसे जाएँगे? सो वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएँगे, एक फ़ेक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएँगे कि आप मत आइए, वीडियो पे रहिए, ऑन कॉल रहिए, हम इसको यहीं पे टैकल कर देंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मुझसे कह रहे हैं आप मत आइए, इतने दूर आप आएँगे, सो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और आपसे आपको घर पे ही आपका पूरा जो भी है ट्रायल मैकेनिज़्म है या फिर आपकी सुनवाई है, सब कुछ घर पे हो जाएगा। सो बट वो जो पीरियड है, वो टाइम पीरियड 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का या दिनों का, सो वो आपको क्या कर रहे हैं? फ़ोर्स कर रहे हैं टू स्टे आइसोलेटेड कि आप कॉल डिस्कनेक्ट मत करिए, आप फ़ोन पे ही रहिए, उनकी बातें सुनते रहिए। तो इससे आप क्या हो रहे हैं? आइसोलेट। और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और फियर तो पहले ही क्रिएट हो चुका है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है और नोबडी वांट्स टू गेट इनटू ट्रबल। सो इसीलिए उसकी वजह से आप आइसोलेशन में रहने को भी राजी हो जाते हैं, बिकॉज आप उस ट्रबल से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड इसके बाद जो फोर्थ चीज होती है जिसके लिए ये सब किया जा रहा था, दैट वॉज मनी एक्सट्रैक्शन। सो अब ये लोग क्या बोलेंगे? अब ये लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम तो आपके भले के लिए काम करना चाहते हैं, सो इतनी दूर आप आएँगे, ये सब काम करेंगे, इससे बेटर कुछ पैसा देके मैटर को क्लोज़ कर देते हैं। तो आपको भी लगेगा कि इतना बड़ा जो कोर्ट केस हो सकता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग में फँस जाता तो सालों-साल केस चलता। अब ये लोग तो देखो कितने अच्छे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ही टाइम में थोड़ा बहुत पैसा देके मैटर सॉल्व हो जाएगा। सो आप यू आर फोर्स्ड टू बिलीव, अगेन इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, यू आर फोर्स्ड टू बिलीव कि ये आपकी हेल्प के लिए काम हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी का आप शिकार हो गए हैं, आप विक्टिम हैं, दे आर सिंपैथाइजिंग विथ यू
कि आप विक्टिम हैं, बट वो अपने आप को फ्रॉड ना पोर्ट्रे करके सिंपैथाइजर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप तो अच्छे इंसान लग रहे हैं, आपका हमने बैंक अकाउंट देखा, कभी आपके अकाउंट्स में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ था, तो सडनली कुछ हुआ है, सो हमें लगता है कि ये फ्रॉड है, बट वी वांट टू हेल्प यू आउट। तो आप ऐसा करिए, कुछ पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ इट। सो ये क्या हो रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन एंड गुडविल में आके आप भी उनको पैसा दे देंगे। सो पूरा पर्पस क्या हुआ, पर्पस हो गया सर्व। उनको चाहिए था पैसा, जो उनको मिल गया। वो पैसा लेने के लिए अगर सीधा सीधा आपको कोई फ्रॉड होता हो सकता है, सीधे तरीके से होता तो आपको पता लग जाता कि कुछ सस्पिशियस है, बट इसमें जो एक पावर, एक अथॉरिटी के इंसान को इंक्लूड किया गया कि कोई बैंक का मैनेजर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई सीबीआई का ऑफिशियल है, सो एक अथॉरिटी बनाई गई, उनका आईडी वाईडी कार्ड, फेक आईडी कार्ड्स दिखाए गए, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कराया गया टू गेन दैट ट्रस्ट, एंड देन आपके साथ सिंपैथाइज किया गया कि वी अंडरस्टैंड यू आर द विक्टिम, समथिंग हैज हैपेंड विथ यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। और इन सब की वजह से बाहर निकलने के लिए आपने उनको पैसा दे दिया। तो ये जो सारी चीज हुई, ये है डिजिटल अरेस्ट का मोडस ऑपरेंडी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो देखने में कितना लग रहा है, बहुत फुल प्रूफ प्लान्ड तरीके से ये सारा काम हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो रहा है। टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, कभी कभी कोर्ट की हियरिंग्स को भी फेक कर दिया जाता है, जो हम आगे कुछ केस स्टडीज में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क। ये किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यहाँ बहुत डीप यूज़ हो रहा है, एआई यूज़ हो रहा है, डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, डीप फेक्स यूज़ हो रहे हैं, अलग तरीके के जो बैकग्राउंड्स बन रहे हैं, हो सकता है वर्चुअल हो सकता है रियल हो, बट एक पूरा सेटअप जो बनाया जा रहा है। तो नंबर 1 टेक्नोलॉजी आपके यूज़ हो रही है, एंड नंबर 2 क्या यूज़ हो रहा है, नंबर 2 जो यूज़ हो रहा है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल फियर जनरेट किया जा रहा है। तो सिर्फ टेक्निकल लेवल पे ये काम नहीं हो रहा, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो रहा है कि डरा के आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। सो इस लेवल पे भी काम किया जा रहा है। दिस इज हाउ दे आर वर्किंग, एंड इसी से आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो अगर अब हम देखें कि टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे की, सो अब तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने देख लिया कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा प्रेवलेंट दिख रहा है, इसमें काम किस तरीके से होता है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि यू शुड बी कॉशियस ऑफ दीज थिंग्स। इस तरीके से कोई फ़ोन कॉल आए या कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, तो ये एक स्कैम हो सकता है। नाउ लेट अस सी फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे ही रन कर रही हैं। सो टेक्नोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले देखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इलीगल है। डिजिटल अरेस्ट या स्कैम जो भी हो रहा है, लीगल तो नहीं है, इलीगल है। तो ये किससे ऑपरेट कर रहा है, ये डार्क वेब में ऑपरेट कर रहा है। सो अगर आप ये देखेंगे, सो इसमें रफली 3 टेक्नोलॉजीज का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और एक है सबसे पहले आपका डार्क वेब। इसको अभी हम डिटेल में देख लेंगे कि सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, और डार्क वेब क्या है। डार्क वेब वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डीप रूटेड होती है, एंड यहीं पे सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बी इट योर ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर फ्रॉड, बैंक अकाउंट फ्रॉड, किसी भी तरीके के डिजिटल अरेस्ट, ये सारी चीज़ें किस पे हो रही हैं, डार्क वेब पे हो रही हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ यूज़ हो रही है, डीप फेक। सो डीप फेक क्या है, एआई का यूज़ करके जब आप एक बहुत सिमिलर लुकिंग चीज़ टू द ओरिजिनल जनरेट कर देते हैं कि इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि ओरिजिनल क्या है और डीप फेक क्या है, मतलब ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है। जब ये इस लेवल की टेक्नोलॉजी पे आप यूज़ करके ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज डीप फेक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 2 पिक्चर्स हैं, सो दोनों काफ़ी सिमिलर दिखती हैं, ओरिजिनल है, डीप फेक है। नॉर्मल इंसान के लिए, अगर एक नॉर्मल इंसान है, कभी इन दोनों पिक्चर्स को देखे, ध्यान से अगर ना देखे, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक आउट कि ये 2 अलग चीज़ें हो सकती हैं, इनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे बचपन में हम देखते थे, कुछ पिक्चर्स होती थी एंड देयर वाज अ गेम दैट यू हैव टू स्पॉट द डिफरेंसेस। बहुत सिमिलर लुकिंग होती थी बट कुछ डिफरेंसेस होते थे। सेम फंडा डीप फेक का भी होता है, सिमिलर लुकिंग होते हैं बट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आप यहाँ इसमें देखेंगे तो
इधर रिंकल्स कम हो गए, इनकी आइरिस डार्क हो गई, इनके लिप्स बड़े हो गए। तो कुछ कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं ओरिजिनल के अंदर और एक नया आउटपुट क्रिएट कर दिया जाता है, बट इन अ वे कि वो जो आपका नया आउटपुट है वो पुराने जो हमारा ओरिजिनल था उससे बहुत अलग नहीं होता है। तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम देखते रहते हैं, डेली आते हैं। कुछ टाइम पहले एक एक्ट्रेस का भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था, रश्मिका मंदाना का वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था, जिसमें उनके फेस को किसी और के बॉडी पे लगा दिया गया था। तो एक पूरा ये क्या है, ये डीप फेक है। मतलब किसी का, आपने किसी एक इंसान की का पूरा वीडियो लिया, उसपे किसी और का फेस इस तरीके से इंसर्ट कर दिया कि इट गॉट सो डिफिकल्ट टू मेक आउट कि ओरिजिनल वीडियो क्या थी एंड एक इस तरीके की मतलब फॉर्ज्ड वीडियो कौन सी है। सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। इससे लोगों की इंटेग्रिटी हर्ट होती है, सोशल लाइफ हर्ट होती है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कैम्स हो जाते हैं। सो इट्स हाईली अनएथिकल। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट अनएथिकल यूजेस ऑफ एआई होता है जो अभी हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है एंड वी अभी एथिकल के साथ साथ अनएथिकल यूजेस भी इसके बहुत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं इन द सोसाइटी। सो वो इस तरीके की चीज़ें भी क्रिएट करते हैं। और ये डिजिटल अरेस्ट में भी ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है कि हो सकता है आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज आ जाए किसी फेमस ऑफिशियल की तरफ से, और वो एक डीप फेक का वीडियो हो, कि जिसमें आपको एक वीडियो मैसेज में बताया जा रहा है कि आपके तो अकाउंट में कुछ एक्टिविटी ऐसी पाई गई है, ड्रग के ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं एंड दैट पर्सन कैन बी इमिटेटेड। कोई एक फेमस ऑफिशियल की फोटोज पे लगाई जा सकती है एंड यू विल बिलीव कि मेरे पास तो किसी एक्चुअल अथॉरिटी के बंदे से फ़ोन आया है, तो कुछ तो रियल है इसमें। सो डीप फेक्स यूज़ होते हैं, वॉइस मिमिकिंग में भी यूज़ हो जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बाय ऑल दीज स्कैमर्स, बाय दीज हैकर्स, कि वॉइस मिमिक करते हैं, वॉइस मिमिकिंग के आर्टिस्ट्स होते हैं, तो वॉइस मिमिकिंग के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एंड आपको अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूँ, तो एथिकल अनएथिकल वो तो वी कैन डिसाइड, बट एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, एक फेमस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। तो वो भी क्या यूज़ कर रहे थे सम टाइम अगो, उनके पास कुछ एक्टर्स थे और उन एक्टर्स की आवाज़ में वो आपके लिए नोट पर्सनलाइज़्ड कर दे रहे थे। तो बॉलीवुड एक्टर्स के ऑप्शंस वहाँ पे होते थे कि आप कोई भी नोट लिख दीजिए कि या कोई लेट्स से हैप्पी बर्थडे का नोट है या हैप्पी मदर्स डे का नोट है, कुछ भी आप लिख दीजिए एंड दैट बॉलीवुड एक्टर इज़ गोइंग टू से दैट आउट टू यू। तो वो कैसे बोल रहे हैं? डीप फेक, वॉइस मिमिकिंग। असली में तो वो नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए। अब इसका कितना कंसेंट लिया गया, कितना एथिकल है, यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इट इज़ ऑल डिबेटेबल। बट बिकॉज़ टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सो उसके यूज़र्स तो बहुत सारे हो रहे हैं। सो वॉइस मिमिकिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर यूज़ की जा रही है। एंड थर्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ हो रही है, हम अभी देखेंगे, वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि VoIP। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से आप क्या करते हैं, स्पूफ तरीके, स्पूफ फ़ोन नंबर्स आते हैं, जैसे गलत फ़ोन नंबर्स आ गए। ये जो नंबर है, ये किसी फ्रॉड इंसान का नंबर है, किसी स्कैमर का नंबर है, बट ट्रू कॉलर पे क्या आ रहा है? पुणे पुलिस। अब यू डोंट नो दिस पर्सन, बट इस पर्सन के आगे पुणे पुलिस लिख के आ रहा है। तो आपको लगेगा कि पुणे पुलिस से ही कॉल आ रहा होगा, वरना ट्रू कॉलर पे क्यों आता? तो इस तरीके का स्पूफ जनरेट कर दिया जाता है ऑन द फ़ोन नंबर कि दिस सीम वेरी ऑथेंटिक। तो ये क्यों होता है या कैसे होता है? तो टेक्नोलॉजी है जो कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सो ये क्या है? ये हमारे 3 तरीके के वेब हैं, मतलब 3 लेयर्स हैं रादर हमारे इंटरनेट की, जो हमें अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग सर्च इंजिन्स पे मिलती हैं, अलग सिचुएशंस में होती हैं। और जो अभी यूज़ होता है इन दीज़ डिजिटल अरेस्ट और स्कैम्स, वो है डार्क वेब। अब हम देख लेते हैं सरफेस वेब क्या है। सरफेस वेब वो चीज़ है जो सारे के जो आपको बिल्कुल एज़ द नेम सजेस्ट सरफेस पे मिल रही है। मतलब सर्च इंजिन्स जो हैं उसका डेटा दे सकते हैं, ये सबके लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल
बाय ऑल। कोई भी इंफॉर्मेशन इस पे देख सकता है, सारी इंफॉर्मेशन इस पे पब्लिक है, इसमें कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो क्या है ये सरफेस वेब है जो सारा इंफॉर्मेशन सरफेस पे लाई कर रहा है, ऊपर ऊपर पे इंटरनेट जैसा हमने पीछे देखा था, एक आइसबर्ग की तरह आप इमेजिन करिए। ये अगर ये एक पूरा आइसबर्ग है, सो ये जो सिर्फ टिप पे आपको दिख रहा है, ये आपका सरफेस वेब है। आपको लगेगा कि सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे गूगल पे मिल जाती है, याहू पे मिल जाती है, चैट जीपीटी पे मिल जाती है, सो इसका मतलब यही इंटरनेट है। बट वो इंटरनेट नहीं है, वो सिर्फ सरफेस वेब है। आप सिर्फ इस पोर्शन पे हैं विच इज ओनली 5 to 10% ऑफ द इंटायर इंटरनेट। सो आप सिर्फ 5 से 10% पे ही हैं और उसी में इतना इंफॉर्मेशन है। तो आप सोच के देखिए इसके नीचे के जो 95% है उसमें कितना इंफॉर्मेशन होगा। सो 5 to 10% में ये सारी इंफॉर्मेशन है। जितने भी सर्च इंजन हैं आपके, गूगल, याहू, जितने भी हैं, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी हैं, सब पे ये इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है। कुछ भी इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलीगल है या समथिंग। इट इज फ्री टू ऑल, एक्सेसिबल टू ऑल। ये है सरफेस वेब। अब अगर हम देखें डीप वेब, सो डीप वेब क्या होता है? डीप वेब भी सर्च इंजन एक्सेसिबल है बट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और सब्सक्रिप्शन मैनेज्ड। सो ये क्या हो गया? जो आपका डीप वेब है, डीप वेब में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्च इंजन पे मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी और वो आपको मिल जाएगी। इट इज़ ऑल पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे कि यू कैन इमेजिन योर बैंक अकाउंट्स या आपका किसी चीज़ का कोई सब्सक्रिप्शन है। तो अगर बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन इस तरीके से सबको पब्लिकली मिलने लग जाए, सो ये तो बहुत बड़ा डेटा ब्रीच होगा, प्राइवेसी ब्रीच होगा। सो इसीलिए इट इज़ मैनेज्ड बाय अ पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें हैं वो आपकी डीप वेब में आती हैं, कि इसमें जितना भी काम हो रहा है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है बट ये लीगल है। ये क्या है? ये लीगल है, इसमें कुछ भी इनलीगल नहीं हो रहा है। सो सारी चीज़ें जो है इसमें सही हो रही हैं, एथिकल तरीके से हमने चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, जैसे आपका आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन, आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटेक्टेड है, सो दैट दे आर नॉट वाइडली एक्सेसिबल और फ्रीली एक्सेसिबल टू एनीबडी। क्योंकि क्या होगा अगर आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, सबको विजिबल हो जाए, तो प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी आपकी? हो सकता है देयर आर सम डिजीजेस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम और यू हैव हैड अ मेडिकल हिस्ट्री, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए, कोई सोशल स्टिग्मा अटैच कर दिया जाए, या फिर एक तरीके का जनरलाइजेशन कर दिया जाए। सो दीज थिंग्स आर नॉट रियली हमारा जो इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल है उसके साथ दीज थिंग्स डू नॉट अलाइंस। एंड हमारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा ब्रीच होता है इस चीज़ से। सो डीप वेब वो चीज़ है जहाँ पे सारी चीज़ें एथिकल हैं, सारी चीज़ें लीगल हैं, बट दे आर ऑल पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और ये आपका मेजर चंक है ऑफ द इंटरनेट, जो है 90 to 95%। जैसे आपके सारे इनबॉक्सेस, ईमेल इनबॉक्सेस, ये सब क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कोई भी तो आपका इनबॉक्स नहीं खोल सकता, कोई भी आपका गूगल अकाउंट नहीं खोल सकता। ये सब डीप वेब का पार्ट है। सो यहाँ तक भी सब ठीक है, सरफेस वेब सब ठीक है, डीप वेब सब ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है डार्क वेब पे। डार्क वेब, डार्क वेब क्या कहता है? सर्च इंजन्स, जो नॉर्मल सर्च इंजन्स हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी। मतलब इस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके नॉर्मल सर्च इंजन्स जैसे गूगल, बिंग, याहू, किसी पे भी नहीं मिलेंगी। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं। TOR एक एग्जाम्पल है, अनियन रिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है। कैसे एक अनियन के कितने सारे लेयर्स होते हैं, यू पील इट लेयर बाय लेयर तो कुछ नया नया निकलता है। सो वैसे ही ये डार्क वेब की चीज़ है, इसका सारा इंफॉर्मेशन एक बार में बाहर नहीं आता। इट इज़ वेरी कंसील्ड। उसमें आपको ऐसा लेयर बाय लेयर पील करते रहना होता है। बहुत
डिग डीप करना होता है आपके इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। सो ये जो डीप डार्क वेब हो गया, इसके लिए स्पेशल तरीके के सर्च इंजिन्स आते हैं। इसका कंटेंट इसमें जो होता है इलीगल होता है। सो इसका जो कंटेंट है थोड़ा बहुत लीगल भी आप कह सकते हैं, मिक्स्ड होता है, बट इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इलीगल चीज़ों के लिए ही हो रहा होता है। जैसे जितने भी आपके ड्रग कार्टल्स हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितना भी हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा आज के टाइम पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्योंकि ये एक नेक्सस होता है, एक दो इंसान इन्वॉल्व नहीं होते इसमें कि कुछ लोग हैं आपने एक को पकड़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फैला होता है। तो इतने सारे लोग जब इसमें इन्वॉल्व हैं तो नेचुरली नेटवर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत सारी एरियाज इन्वॉल्व है। सो उन सबको एक जगह पे लाने का काम आपका यहाँ पे डार्क वेब पे हो जाता है। तो इन लीगल कामों के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आप साइबर सिक्योरिटी से या किसी भी हैकिंग के एथिकल हैकिंग से बहुत जल्दी पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कंसील्ड है, ये बहुत लेयर्स के अंदर छिपा हुआ है। सो सारी ट्रैफिकिंग में, सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, इन सारी चीज़ों में आपका क्या यूज़ होता है? डार्क वेब। और ये जो है आपका सिर्फ 0.1% ऑफ द इंटरनेट है। मतलब ये जो पूरे आइसबर्ग के अंडर का पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा कंसील्ड है, सबसे ज़्यादा डार्क है, एज द नेम सजेस्ट, बहुत डार्क है, कोई सनलाइट नहीं है उस पे, मतलब वो बिल्कुल भी किसी के भी विजन में नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। तो वो सिर्फ 0.1% है। लेकिन आप सोच के देखिए, सिर्फ 0.1% पार्ट ही इतने बड़े बड़ी चीज़ों को अंजाम दे पा रहा है। मतलब इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेक्सस को चला पा रहा है, आपका पूरा डिजिटल अरेस्ट का एंगल चला पा रहा है। जैसे जितना भी आपका आधार का डेटा था, बैंक का डेटा था, वो डीप वेब पे था, अब उसको डार्क वेब से एक्सेस कर लिया जाता है। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी है इन लोगों के पास, वो सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और कंसील्ड तरीके से अपने क्राइम को अंजाम देते हैं ऑन डार्क वेब। सो डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब, ये कुछ टर्म्स हैं जो सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं। एंड इवन वाइल यू आर राइटिंग आंसर इन योर मेंस, आप कोट कर सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है या कोई भी स्कैम्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इन सब चीज़ों का नेक्सस डार्क वेब पे होता है। एंड इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब इट्स वेरी माइन्यूट, it's only 0.1% of the complete internet, but still it is capable of organizing such things or pulling off such things. So ये चीज़ें आप आपके आंसर में लिखेंगे तो एनरिचमेंट हो जाएगी आपके आंसर की। इसके अलावा जो सेकंड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये अगर आप देखेंगे तो ये ओवर द पास्ट ईयर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आ गया है। क्यों आ गया है? बिकॉज इट इज़ यूजिंग इंटरनेट टू ट्रांसफर वॉइस। मतलब क्या हो गया इसका? पहले हम कैसे कॉल करते थे? मतलब आज से आप 15-20 साल पहले चले जाइए, where you did not have WhatsApp, Zoom, Skype था, लिमिटेड यूज़ पे था। बट पहले एक जनरेशन पीछे चले जाइए, आपको हमेशा एक टेलीफोन प्रोवाइडर की नीड थी। टेलीफोन टू टेलीफोन ही बात होती थी। किसी जिसको बात करनी है उसके पास भी टेलीफोन होना चाहिए, जिसको बात पहुंचानी है उसके पास भी टेलीफोन होना चाहिए। वायर्स थी, वायर पे ही सारा इंफॉर्मेशन जाता था। अब क्या हो गया है? इन दीज कमिंग ईयर हमारे पास आ गया है इंटरनेट के ऊपर बात करने की फैसिलिटी, जो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर पाते हैं, जूम पे मीटिंग्स रख पाते हैं, टीम्स पे कॉल कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? इंटरनेट पे आप वॉइस को भेज पा रहे हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप एक तरीके से, यू डू नॉट नीड दीज वायर्स। मतलब पहले जो आपका इंफॉर्मेशन वायर से ट्रांसमिट हो रहा था, अब सीधा सीधा इंटरनेट से ट्रांसमिट हो जा रहा है। मतलब उसमें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टेलीफोन प्रोवाइडर की नीड नहीं है, सीधा इंटरनेट से आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये होता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप क्या यूज़ करते हैं इसमें? डेटा पैकेट्स। टेलीफोन ऑपरेटर्स नहीं यूज़ करते, आप यूज़ करते हैं इसमें डेटा पैकेट्स, कि मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ एक डेटा पैकेट के फॉर्म में जाएगी, नेटवर्क लेयर पे जाएगी, और जो रिसीवर साइड है उस पे मेरे डेटा पैकेट को जो है डिकोड कर लिया जाएगा और उनके पास पहुँच जाएगा। सो थोड़ा सा अगर हम देख लें कि
जस्ट ब्रीफ में इसका एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ये अगेन आप अपने मेंस के आंसर में कोई भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी के यूजेस कैसे होते हैं, क्या अच्छी चीज़ है, क्या कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, आप थोड़ा सा कोट कर सकते हैं कि वॉइस ओवर इंटरनेट में जैसे सबसे पहले आपने जो वॉइस भेजी है वो एनालॉग है। तो जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको मूव कराया जाता है कोडर डिकोडर के थ्रू वो मूव होता है डिजिटल फॉर्मेट में, ट्रांसफॉर्म होता है डिजिटल फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर तो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज समझेगा, 0 एंड 1। एनालॉग तो क्या है, वेव के फॉर्म में आपका वॉइस जा रहा है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद इंटरनेट पे क्या होगा, इंटरनेट में कोडर रिकोडर जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा मशीन है, वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 1 इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद डेटा पैकेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मेरे वॉइस के छोटे छोटे चंक्स बनेंगे, डेटा पैकेट्स बनेंगे। और ये डेटा पैकेट्स दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट होके रिसीवर के पास चले जाएंगे। सो एनालॉग डिजिटल डेटा पैकेट्स, एनालॉग एंड दोबारा रिसीवर। सो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसमें हमें किसी भी कॉपर वायर, किसी भी टेलीफोन प्रोवाइडर की नीड नहीं पड़ी, ये इंटरनेट पे ही हो गया। सो इंटरनेट पे हो गया, इसका एक प्लस पॉइंट क्या हो गया, पहला तो ये बहुत फास्ट रहता है क्योंकि और एक तो ट्रांसमिशन डिलेज नहीं है क्योंकि आप किसी वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ओवर द इंटरनेट हो रहा है। तो स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, फास्ट है, ये तो इसकी अच्छी चीज़ है। इसका जो नेगेटिव यूज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अनोनिमस है। आई डू नॉट नो कि ये जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है, ये वर्ल्ड में कहीं से भी आ सकता है। सो क्योंकि इसका कोई वेरिफिकेशन वैलिडेशन का मैकेनिज्म नहीं है, कोई टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन करके मैंने फ़ोन नहीं लगवाया है, नोबडी नोज़ कि ये कहाँ से, किस जुरिसडिक्शन से ये सिग्नल्स आ रहे हैं। इसको बस ये कहीं से आ रहे हैं, इनको चेंज किया जा रहा है इनटू डेटा पैकेट्स और जहाँ भी इनको भेजना था हम इन्हें पहुँचा दे रहे हैं। सो बीच में कोई भी ऐसा वेरिफिकेशन का, वैलिडेशन का चैनल नहीं है टू सी कि इसका एक्चुअली ऑथेंटिसिटी क्या है या ये किस तरीके के सोर्स से आ रहे हैं। सो क्योंकि ये अनोनिमस है, इसको इजीली जो है स्पूफ किया जा सकता है। स्पूफ किया जा सकता है मतलब आप आराम से कोई भी फेक फ़ोन नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी पीछे उस इमेज में देखा था, इस वाले इमेज में देखा था, एक सेकेंड, जहाँ पुणे पुलिस से फ़ोन आ रहा था, ये वाली इमेज हमारी थी, पुणे पुलिस से फ़ोन आ रहा था। ये कैसे हो रहा था, ये एक स्पूफ जनरेट कर दिया गया था, एक स्पूफ फ़ोन कॉल बना दिया गया बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिकॉज देयर वाज एनोनिमिटी, डेटा पैकेट्स का यूज़ हो रहा था, कहीं से भी कोई वेरिफिकेशन वैलिडेशन का चैनल नहीं था, सिग्नल एनालॉग डिजिटल सिग्नल करके हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जा रहा था एंड इंटरनेट पे था, बहुत फास्ट था, बहुत क्विक था, कोई ट्रांसमिशन के डिलेज नहीं थे। सो बहुत ईजिली क्या हो गया, हमारा बहुत इजीली हमारे इस चीज़ में अनोनिमिटी मेंटेन हो गई, जिसकी वजह से हम ऐसे किसी भी स्कैम को अंजाम दे पाते हैं। सो टेक्नोलॉजीज हमने क्या क्या देख ली इसमें, एक आपकी यूज़ हो रही थी VoIP। सो जब भी आप आंसर राइटिंग में अगर आप कोई भी साइबर क्राइम्स को कोड कर रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड को कोड कर रहे हैं, आप कोड कर सकते हैं कि VoIP की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आप कोड कर सकते हैं कि डार्क वेब यूज़ होता है, डीप फेक्स एंड AI यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, क्योंकि यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट्स जो कि हो रही हैं अभी इस पूरे क्राइम वर्ल्ड में भी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सारी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट सिर्फ एथिकल वर्ल्ड में हो रही हैं, जिनको इसका अनएथिकल यूज़ करना है उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। रादर वो और स्पीड से या और आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी के साथ इसके अनएथिकल यूजेस को निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम्स और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स जनरेट किए जा सकें। सो दिस इज़ अबाउट द टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव यूज्ड इन डिजिटल स्कैम्स। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये आज की न्यूज़पेपर की ही है। इसको एज अ केस स्टडी देखिए कि कैसे डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल स्कैम्स इतने ज़्यादा कॉमन है कि डेली एवरी अदर डे आपको इस तरीके की न्यूज़ देखने को मिलेगी कि सम और द अदर पर्सन हैड बीन स्कैम्ड। उनका जो हार्ड अर्न मनी है
उसको ले लिया गया, किस तरीके से उनको स्कैम का शिकार बना दिया गया। सो थोड़ा सा इस पे आई वांट टू मतलब इलैबोरेट, क्योंकि इसमें जिस तरीके का सोफिस्टिकेशन यूज़ हुआ है, दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट एन अवेयरनेस। एंड ऑल्सो जब आप कोई भी केस स्टडी कोट करते हैं या एथिक्स का आंसर लिखते हैं या फिर इवन अपने पेपर्स में जीएस पेपर 3 का भी आंसर लिखेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का, एथिकल अनएथिकल हैकिंग के एग्जाम्पल्स का, केस स्टडी को कुछ लाइनों में कोट कर देंगे, सो द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपने एक अच्छा वेल रिसर्च्ड तरीके से पढ़ाई की है एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ द ऑनगोइंग थिंग्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इसमें क्या हुआ, आप देखेंगे महाराष्ट्र के एक ऑफिशियल थे, और कुछ चीज़ों पे ना आप ध्यान देते चले जाइएगा। 80 इयर्स के थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र के ऑफिशियल थे, मतलब ही वॉज नॉट जस्ट समबडी जो जिनको आप कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है कोई नॉलेज ना रही हो, वॉज अ रिटायर्ड ऑफिशियल, काफ़ी साल ही सर्व ऑफिशियल थे, 80 साल के थे, एंड ही लॉस्ट दिस मच मनी टू अ डिजिटल अरेस्ट का स्कैम। सो इनके साथ क्या हुआ, इनको आज क्या है, 14 मई को ये चीज़ आई है, 14 मई को ये डिकोड हुआ। सो इनको 1 महीने पहले यानी 14 अप्रैल को एक फ़ोन आता है फ्रॉम अ टेलीकॉम ऑफिशियल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल बात कर रहे हैं, एंड ही सेज कि आपका जो अकाउंट है आपके नाम पे, मतलब आपका आधार नंबर था ये, जैसे पहले उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि आप ये सो एंड सो पर्सन आप बात कर रहे हैं, आपका आधार नंबर ये है, और आपके आधार नंबर से एक अकाउंट बना है और उस अकाउंट में बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो अब आप देखिए, ये है, इनकी एज क्या है, 80। ये नेचुरली डर गए कि एक ऑफिशियल मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि आपके नाम पे एक अकाउंट बना दिया गया है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा दिया गया, उन्होंने उसका जो ये स्कैमर थे, उन्होंने इस विक्टिम का आधार कार्ड नंबर, मतलब आधार नंबर कोट कर दिया, सही कोट कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी कि इतना वाइडली हमारा डेटा अवेलेबल है ना पब्लिक स्पेस में, कि इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि किसी का आधार नंबर क्या है। हम टाइम एंड अगेन जब हमारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ वहाँ भेजते हैं, जॉब्स के लिए देते हैं या कहीं पे भी, सो आधार नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली कोट भी कर देते हैं, मांगा भी जाता है हमसे, एंड वी डू नॉट नो, ये थोड़ा ना डीप रूटेड है। मतलब हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन में, इन चीज़ों में राइट टू फॉरगेट भी एक चीज़ होती है कि वी डू नॉट नो कि कब तक आपका डेटा रिटेन रहेगा। राइट टू रिटेंशन एक पार्ट होता है, क्योंकि इंडिया का जो डेटा प्राइवेसी लॉ है वो, या रूल्स हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रोबस्ट नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज बाहर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो जीडीपीआर, उनका ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा रिटेंशन, राइट टू फॉरगेट, ये सारी चीज़ें सिटीजन्स को मिल रखी हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाला इंसान आपका डेटा कब तक रिटेन करेगा, एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उनको उस चीज़ को फॉरगेट कर देना है। यू हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन, जो अब इंडियन सिस्टम में भी आ रहा है, बट बिकॉज इट इज़ सो नाइव, इट इज़ सो न्यू, अभी हमारे पास इतना रोबस्ट तरीके से ये है नहीं। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने इसका आधार नंबर इनका कोट कर दिया, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब ये बुजुर्ग हैं, इन्हें लगा कि हाँ, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, इन माई वेल बीइंग वो कह रहा है कि हमने आपका आधार नंबर देखा है, एक फ्रॉड हुआ है आपके अकाउंट में, कि आपके अकाउंट नंबर, आपके आधार नंबर से एक अकाउंट को खोला गया है एंड उस पे हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और साथ-साथ टू इंस्टिल इवन मोर फियर, उनको बोला गया कि मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है, बिकॉज़ किसी शॉपकीपर के साथ उन्होंने मिसबिहेव कर लिया है। तो एक तो हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी क्या हो रही है, एफआईआर भी लॉन्च हो चुका है। सो अब आप इस इंसान का मेंटल स्टेट समझिए, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल मीन्स है। आप उसके साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं कि ये चीज़ें आपके उसमें हो गई हैं। सो अब एक तरीके का टेरर जो है एनवायरनमेंट में क्रिएट हो चुका है कि एफआईआर भी जनरेट हो गया है एंड आपको इमीडिएटली जो है ट्रायल पे जाना पड़ेगा। इस तरीके का सिस्टम इनके साथ क्रिएट कर दिया गया, एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टे आइसोलेशन, जो हमारा थर्ड चीज़ था। आप सोचेंगे कि इतना सब जब हो रहा था, सो हम फ़ोन करके किसी को क्यों नहीं बता सकते कि हमें ऐसा-ऐसा फ़ोन आ रहा है, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग? हम क्यों फ़ोन करके नहीं बता सकते? क्योंकि जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ना, दैट कंपेल्स यू टू स्टे इन दैट इन दैट स्पेस, इन दैट आइसोलेशन,
जैसे इनसे कहा गया कि आपका जो आपको 7 दिन के लिए हम वीडियो सर्विलेंस में रखने वाले हैं। मतलब आपकी जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में आपकी हियरिंग होने वाली है। सोफिस्टिकेशन ऑफ द क्राइम को देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी हियरिंग होने वाली है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट ऑर्डर दिया है। मतलब क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट ऑर्डर दिया है। आपकी हियरिंग 7 दिन के बाद होने वाली है और इन 7 दिनों तक हम आपको क्या रखने वाले हैं? वीडियो सर्वेलेंस में। तो अब इस इंसान की राइट टू प्राइवेसी या उसकी प्राइवेसी ब्रीच को समझिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भेजा है, सो अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए डायरेक्ट अरेस्ट वारंट्स नहीं भेजती है अंटिल इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर। सो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए अरेस्ट वारंट भेजा है फॉर अ केस इन मनी लॉन्ड्रिंग। इनको नहीं पता था, पहला ट्रैप यहाँ पे हो गया। 7 डेज तक आपको वीडियो सर्वेलेंस में रहना है। मतलब 7 दिन तक आपकी हर एक्टिविटी पे हम नजर रखेंगे। आपके घर पे, आपके हर जगह हम कैमरास इंस्टॉल कर देंगे, तो आप सर्वेलेंस में रहेंगे। सो नेचुरली इस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया? क्या मैं तो फोन भी नहीं कर सकता किसी को, नोबडी कैन कम एंड मीट मी। क्योंकि इन्होंने ये माहौल बना दिया कि आपकी हर एक्टिविटी वी आर गोइंग टू ट्रैक एवरीथिंग, कि आपसे मिलने कौन आएगा, आप किससे मिलने जा रहे हैं, ये सब ट्रैक होगा, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। सो नेचुरली द एज ऑफ दिस पर्सन एंड द फियर दैट वाज इंस्टिल्ड, इसके बाद ही जस्ट थॉट कि मे बी आइसोलेशन में रहना ही बेटर है। आई शुड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी। ये लोग मेरे भले की बात ही कर रहे हैं शायद, बिकॉज दे वांट मी टू बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो मैं इन पे ट्रस्ट कर लेता हूँ एंड लेट मी सी हाउ दिस गोज। सो वीडियो जो एससी, इन्होंने इनसे कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनका वीडियो ट्रायल करेगा, और तो और ये वीडियो ट्रायल करवा भी दिया गया। मतलब ये चीज़ यहाँ पे रुकी नहीं, जस्ट टू गेन दैट ट्रस्ट कि किस लेवल तक चीज़ें फेक कराई जा सकती हैं। एक फेक सुप्रीम कोर्ट का सेटअप भी क्रिएट कर दिया गया कि ऑनलाइन ट्रायल चल रहा है आपका, और इनको 7 दिन का रेप्रिमांड भी सुना दिया गया। मतलब आप सोचिए, फेक कोर्ट, फेक जज, फेक प्रोसीडिंग एंड फेक पनिशमेंट, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, एंड दिस पर्सन वाज हैंडलिंग इट अलोन। सो इनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इनकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वी कैन नॉट इमेजिन। बट ये सारी चीज़ें करा दी गई। ये बताता है कि ये क्राइम कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना सोफिस्टिकेटेड होता है, और कितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटेटिव पावर्स का, ऐसे शब्दों का यूज़ कर लिया जाता है दैट यू काइंड ऑफ बिकम एनग्रेव्ड विद द सिचुएशन, वेरी इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, दैट यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ इट, चाहे ये जो भी बोले वो कर लेते हैं। सो ये जब पूरा प्रोसेस हो गया, naturally he was scared, he wanted to get out। so जो फाइनल चीज हुई वो क्या होनी थी? मनी एक्सट्रैक्शन। इन्होंने गेन कर लिया ट्रस्ट कि सर आपको तो अब रिप्रिमांड में भी रखेंगे, 7 दिन का आपको पनिशमेंट भी है, तो अब क्या कर सकते हैं, चलिए मैटर रफा दफा करना है, पैसे ले दे के कर लेते हैं। मनी एक्सट्रैक्शन, मेन गोल तो यही था। आइसोलेशन में होने की वजह से जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपने साइकोलॉजी पे वार किया है, आइसोलेशन में होने की वजह से ये किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ही लॉस्ट 4.2 CR, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। दिस इज नॉट लाइक 1 or 2 रुपीज। ये 4.2 CR है जो किसी की लाइफ सेविंग हो सकती है। ही लॉस्ट दैट टू अ स्कैमर, he lost that to this complete set of a set of series of scam जो create किया गया। पहले फेक टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है, फिर फेक पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हो रहा है, फेक सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो ये सारी चीज़ों पे ही लॉस्ट द अमाउंट ऑफ मनी। ये हमें क्या बताता है कि ये जो पूरा चीज़ है ये कितना ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ एंड ये कितना प्रेवलेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, ये तो सिर्फ आज की न्यूज़ है। आप अगर थोड़ा फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं दैट सीम टू बी वेरी ऑथेंटिक बट दे आर नॉट। इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, मनी लॉस हो रहा है लोगों को, एंड इन स्कैमर्स का तो फ़ायदा ही हो रहा है। एंड दिक्कत कहाँ आ जाती है कि क्योंकि ये साइबर स्पेस में हो रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब आप आपके आंसर में लिखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इसका इतना मतलब इसको पकड़ पाना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, वो हम आगे पॉलिसीज में भी बात करेंगे। क्योंकि इंडिया के पास साइबर थ्रेट्स से लड़ने के लिए या साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बहुत रोबस्ट पॉलिसीज नहीं है। अभी भी हम रिलाई कर रहे हैं IT रूल्स ऑफ 2000 एंड वी आर लिविंग इन 2025।
हम रिलाई कर रहे हैं उस पे, डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रखा है, ठीक है, उस पे वो 2023 का है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, बट उसका भी बहुत रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रखा। मेजरली हम चीज़ जिस पे रिलाई कर रहे हैं वो है आईटी एक्ट ऑफ 2000, जिसमें अभी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। सो एक शॉर्टकमिंग साइबर क्राइम में ये हो जाती है कि ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन नहीं हो पाता, बिकॉज़ इंटरनेट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, इंटरनेट इज़ एवरीवेयर। सो ये क्राइम कहाँ किया गया है, ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरनेट हमें देता है, जिसका फ़ायदा सब लोग उठाते हैं, दैट इज़ एनोनिमिटी। जो हमने बीओआईपी में भी देखा, यू डू नॉट नो कि ये कर कौन रहा है। नाउ ये फ़ोन कॉल आया, ये वीडियो कॉल आया, ये टेलीकॉम ऑपरेटर मतलब टेलीकॉम ऑफिशियल ने फ़ोन किया। अभी वी डोंट नो हिज़ आइडेंटिटी। शायद ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर गलत यूज़ हो रखा है, इंटरनेट का यूज़ हुआ है, तो कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर बीच में नहीं था, हमें पता नहीं है कि वो आया कहाँ से। टैप कहाँ करेंगे? रिवर्स अगर हम जाएँगे ट्रैक करने के लिए, तो टैप करके हम पहुँचेंगे कहाँ पे? हम ज़ीरो डाउन कैसे करेंगे? ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। किस ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो लोगों को जो ये एनोनिमिटी मिल गई है, इंटरनेट के पीछे छुप के काम करने की जो आप कह सकते हैं सहूलियत मिल गई है, इसकी वजह से ये सारे क्राइम्स होते हैं, ये सारे स्कैम्स हो रहे होते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। एक तो काफ़ी फ़नी इंसिडेंट हुआ था, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा कि केरला में थ्रिसूर पुलिस डिपार्टमेंट में के क्राइम ब्रांच में ही एक फेक कॉप ने फ़ोन कर दिया था फॉर दिस डिजिटल अरेस्ट कि यू नो आई एम कॉलिंग फ्रॉम द साइबर क्राइम ब्रांच ऑफ सो एंड सो पुलिस स्टेशन, एंड आपके केस में ऐसा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या कुछ हुआ है, एंड वील हैव टू अरेस्ट यू। एंड द पर्सन दैट ही कॉल्ड वाज अ रियल कॉप। सो ही स्टार्टेड लाफिंग। नाउ ये तो एक फनी इंसिडेंट है, क्योंकि वो तो अवेयर थे। जो अवेयर होगा, जो इग्नोरेंट नहीं होगा, उसके साथ तो स्कैम नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मेजॉरिटी लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा कनेक्टेड उतना नहीं है अभी भी, एंड स्पेशली यू सी द एज एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि ये पूरा अलग जनरेशन है। सो दे आर नॉट यूज्ड टू यूजिंग टेक्नोलॉजी टू दैट एक्सटेंट। दे बिलीव व्हाट यू से कि ये टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। दे आर नॉट फुल्ली वर्स्ड विद इट। सो पुलिस वाले के केस में तो ठीक था, ही डिड नॉट फॉल प्रे टू इट। बट अगर ये फ़ोन सही में किसी और इंसान को लग जाता, तो नेचुरली कुछ तो स्कैम होता, कुछ फिर से पैसा लूज़ होता, कुछ और चीज़ लॉस होती, एंड देन मेंटल हेल्थ भी किसी की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एक इंसान जिसने इतना पैसा लूज़ कर दिया, दिस माइट बी हिज लाइफ सेविंग्स, अब वो तो लूज़ हो चुकी हैं, हू इज़ गोइंग टू कॉम्पनसेट फॉर दैट? तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ओपन एंडेड है इस टाइम पे। इसके लिए हमें नीड है बहुत रोबस्ट पॉलिसीज़ की, बहुत प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ की। करंटली इंडिया इज़ लैकिंग इन प्रोएक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास हम वेट करते हैं कि जब कुछ हो जाएगा तो हम उसके रूल्स बनाएंगे, और बट व्हाट अबाउट द लॉसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड? सो इंडिया को चाहिए, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव, द ह्यूज डेटा दैट इज आउट देयर इन द मार्केट, हमको प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत है। वी कैन नॉट रियली वेट कि कुछ होगा तो हम उसकी पॉलिसी बनाएंगे। प्रोएक्टिवली पॉलिसी बना के प्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की नीड है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें ये लॉस तो मेनली सिटीजन्स का ही है जो होता जाता है। इम्पर्सोनेशन होता है। बस कुछ टर्म्स आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जैसे अगर मैं बता दूं, सो इम्पर्सोनेशन होता है। इम्पर्सोनेशन मतलब क्या होता है? यू आर ट्राइंग टू इमिटेट समबडी, इम्पर्सोनेट समबडी, मतलब आप है कोई और बन कुछ और रहे हैं, किसी और पर्सन की आइडेंटिटी ले रहे हैं, जैसे कि टेलीकॉम ऑफिशियल की ले ली, सीबीआई ऑफिशियल की ले ली, पुलिस की ले ली। सो इम्पर्सोनेशन एज अ टर्म का मतलब ये हो गया। आइसोलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अब अगर हम आगे देखें, so now I want you to look at the nationwide impact of this thing, कि ये जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, अभी के लिए इस टर्म को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का एक बॉडी है विच इज़ डीलिंग विद साइबर क्राइम्स। तो I4C ने क्या बोला कि 2024 में 92,323 डिजिटल अरेस्ट केसेस रजिस्टर हुए थे, रिपोर्ट हुए थे। ये वर्ड भी आप देख लीजिए, रिपोर्ट हुए थे। इसका मतलब ये है कि हुए तो इससे ज़्यादा ही होंगे, एग्जिस्ट मतलब एक्चुअल स्पेस में इससे ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं सारे रिपोर्ट नहीं होते, वी नो दैट। तो रिपोर्ट ही 92,000 हुए थे, मतलब एक्चुअल में तो कितने हुए थे वी कैन ओनली इमेजिन। इसमें लॉस जितना हुआ था 2140 करोड़ का लॉस हुआ था, मतलब दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इतना पैसा अगर इस टाइम पे जो हमारे
सिटीजन्स का लूज हो गया, उनके पास रहता तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहती। ये सब कहाँ चला गया अब? ये पैसा इज नेवर बीइंग गोइंग टू पुट टू गुड यूज। इससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है, इससे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी अच्छी नहीं होने वाली। ये सब तो मनी लॉन्ड्रिंग में जाएगा। दिस इज ऑल ब्लैक मनी। इससे इंडिया में कुछ नहीं आने वाला, कोई एसेट क्रिएशन या कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इस तरीके की नहीं आने वाली जिससे कुछ अच्छा काम होगा, कोई डेवलपमेंट होगी। ये कुछ नहीं होगा, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग होगा, इधर उधर दूसरे कंट्रीज में जाएगा, शेल कंपनीज बनेंगी। सो इट इज ऑल अगेन अ लाइबिलिटी ऑन द कंट्री। सो ये सारी चीजें जो हुई, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सारे फ्रॉडस्टर्स थे, ये ऑफन दे वर इम्पर्सोनेटिंग पुलिस एंड टैक्स ऑफिशियल्स, क्लेमिंग विक्टिम्स वर अंडर डिजिटल अरेस्ट फॉर फिक्टिशियस ऑफेंसेस। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये हमें बताती है कि नेशन वाइड इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो रहा है, कि सिर्फ अर्बन एरियाज में हो रहा है, रूरल में नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, सारे स्टेट्स में हो रहा है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लिटरेट, इलिटरेट सबके साथ हो रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इतने केसेस हैं और इतना रेवेन्यू हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, विच इज़ ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पॉलिसीज रोबस्ट बनाए। अगेन ये डेटा भी अगर आप कोट करते हैं इन योर आंसर्स कि इतना ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट का केस हम देख चुके हैं, और जबकि ये फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट 10 साल से चल रहा था, हम 1 साल से इसको न्यूज़ में सुन रहे हैं। 1 साल के अंदर ही 92,332 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि गोइंग फॉरवर्ड और कितना होगा। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है टू कोट इन योर आंसर्स कि दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड दिस इज व्हाई वी नीड मोर रोबस्ट पॉलिसीज इन प्लेस। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का एक्शन, कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, हमारे लिए थोड़ा सा वो जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक चीज जो है वो क्लियर की है कि देयर इज नथिंग नोन एज डिजिटल अरेस्ट इन द लीगल वर्ल्ड। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी हमारे लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कल को कोई आपको बोले कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अंडर द इंडियन लॉ सिस्टम। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इतना ज़्यादा ग्रेव है कि इसके लिए पीएम मोदी को खुद ही एक बार आके मतलब अपने मन की बात में ये बोलना पड़ा था कि ऐसी कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो व्हेनेवर यू हियर ऑफ दिस टर्म, प्लीज़ बी कॉशियस कि कुछ गलत हो रहा है, दिस इज़ अ फ्रॉड। किसी को भी अगर आपको अरेस्ट करना होगा, पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना होगा, इट विल ऑलवेज हैपन थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एंड इट विल ऑलवेज हैपन पर्सनली, इन पर्सन होगा। डिजिटली नहीं होता ये सब। डिजिटली अरेस्ट नहीं होता इंडिया में। इंडिया में अभी ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो इसी बात का अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि देयर इज नथिंग नोन एज डिजिटल अरेस्ट। इट ऑलवेज विल हैपन इन पर्सन, इट विल हैपन फिजिकली एंड इट विल हैपन थ्रू ऑफिशियल चैनल। व्हाट्सएप कॉल पे कोई पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी, जूम कॉल पे पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी, स्काइप से पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी। दीज आर नॉट ऑफिशियल चैनल्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पकड़ने की नीड है कि ये डिजिटली नहीं होगा और ये अनऑफिशियली नहीं होगा, ये सिर्फ ऑफिशियली होगा, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होगा। आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा जहां आपको बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन में। ये सब ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन ट्रायल्स, ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल हो रहा है, पुलिस का अरेस्ट का वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, एफआईआर लॉन्च हो रहा है। ये सब नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये सब फिजिकली होगा। सो इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए इंडिया ने जो बनाया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये आपका एक मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म है। मतलब ये क्या कर रहा है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग देगा। जैसे आप इसको, पहली बात तो इसको बनाया गया 2020 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सो इसके अंडर ये आता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए आपके साथ कोई भी ऐसा साइबर क्राइम होता है, डिजिटल अरेस्ट का है, साइबर स्कैम है, कुछ भी है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम और इनका काम होगा आपको सही चैनल्स के साथ कनेक्ट करने का कि आप रियल टाइम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आपका केस किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, कौन कौन सी बॉडीज उसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होगा? ये काम होगा I4C का, विच इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो ये एक फेयरली न्यू बॉडी है, 2020 में ही इसको बनाया गया है। सो अभी ये भी अपने डेवलपमेंटल स्टेज पे है, बट इसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं कि आपको रियल टाइम सपोर्ट देना चाहती है। क्या देना चाहती है? रियल टाइम सपोर्ट देना चाहती है, आपको करेक्ट बॉडीज के साथ कनेक्ट करना चाहती है, कोलैबोरेशन प्रोवाइड करना चाहती है,
रिपोर्टिंग करवाना चाहती है। सो ये सारे इसके बारे में इट इज़ अ वेलकम स्टेप और ये एक अच्छा डायरेक्शन है। सो जब आप अपने आंसर में कोट करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं इन चीज़ों से डील करने के लिए, तो यू शुड ऑलवेज कोट। अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट का या स्कैम का, कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट के एक्शन, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इनको कोट्स करना चाहिए। सो गवर्नमेंट ने I4C बनाने का एक एक्शन लिया। उसके बाद जितने भी स्टेट और सेंटर में भी साइबर ब्रांच है, साइबर क्राइम ब्रांच है, स्टेट्स के पास भी है। स्टेट्स के पास भी हर मेजर सिटी को भी ये बोला गया है कि आपका जो भी ये साइबर आप अपने स्टेट्स में, अपने सिटीज में जो है, आप मेजर साइबर क्राइम ब्रांच जो है उसको खोलिए। और एक साइबर क्राइम पोर्टल होना चाहिए, वो भी हमने बनाया है। और अब अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो है साइबर हेल्पलाइन नंबर बनाना। तो क्या है, साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, आपके साथ कुछ भी होता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर दीजिए 1930 पे। ये क्या है, ये है साइबर हेल्पलाइन नंबर कि आप इस पे डायरेक्ट कॉल करके अपना रिपोर्ट लिखिए। उसके बाद I4C विल टेक केयर ऑफ इट कि आपको कहाँ, किससे, कैसे बात करनी है। साइबर हेल्पलाइन पोर्टल भी बनाया है, कॉल नहीं करना है तो साइबर हेल्पलाइन का पोर्टल भी है, उस पे जाइए, अपना कंप्लेंट रेज करिए। सो ये जो मैकेनिज्म्स हैं, ये मैकेनिज्म्स क्या है, ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज बनाए हैं। वो बॉडीज का काम है ये देखना कि आप साइबर क्राइम के अगर शिकार हो रहे हैं तो उसको सही तरीके से रिपोर्ट किया जाए, उसको करेक्ट अथॉरिटीज हैंड ओवर करा जाए, करेक्ट अथॉरिटीज उस पर एक्शन ले, आपकी रिपोर्टिंग रियल टाइम पे हो सके, क्योंकि इस सब में मनी इन्वॉल्व है। सो आप अगर इसमें लेट करते रहेंगे सो आपके लॉसेस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। आपको बहुत स्विफ्टली एक्ट करना होगा एंड आपके साथ साथ अथॉरिटीज़ को भी बहुत स्विफ्टली एक्ट करना होगा। सो जो भी किसी का बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो रहा है, सो उस अकाउंट को सीज कर दो ताकि और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है बाहर ना जा सके। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने एक्शंस में ली हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि RBI की एडवाइजरी क्या है, तो RBI ने कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं। पहली वही चीज़ कि कोई भी बैंक ऑफिशियल RBI से या कहीं से भी आपको ऐसे अनऑफिशियल चैनल्स पे कांटेक्ट नहीं करेगा। अनऑफिशियल चैनल्स पे जो है कांटेक्ट नहीं करेगा, आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं मांगेगा और आपको थ्रेट्स नहीं देगा कि आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, आपको आपका पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। थ्रेट्स नहीं देगा, पैसा नहीं मांगेगा, मनी एक्सट्रैक्शन नहीं करेगा। सो ये सब बिहेवियरल चीज़ें हैं। ये चीज़ें बैंक ने क्लियर की, RBI ने क्लियर की, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का गोल क्या होता है कि आपको पैसा एक्सट्रैक्ट करना है। सो RBI कम्स इनटू पिक्चर कि उन्होंने बैंक को भी एडवाइजरी दिया कि एज सून एज आपको कोई भी फ्रॉड रिपोर्ट होता है, you immediately seize that bank account. सो जब आप अपना आंसर लिखेंगे यू विल हैव टू कोट कि किस तरीके से गवर्नमेंट एंड RBI एवरीबॉडी इज वर्किंग इन कोलैबोरेशन। कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि पॉलिसी बनाया जो हम आगे लीगल फ्रेमवर्क में देखेंगे, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, RBI का भी काम है। बिकॉज ये इतना वाइड एक नेक्सस है एक तरीके का, क्योंकि ये साइबर स्पेस में हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, RBI की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपके आंसर में भी ये सारे डायमेंशंस कवर होने चाहिए वेरी ब्रीफली कि हर किसी की क्या क्या कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लैरिफाई करना, एक एडवाइजरी जारी करना इन द पब्लिक स्पेस कि बैंक ऑफिशियल्स आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मनी, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड दे विल नेवर रीच आउट टू यू यूजिंग अनऑफिशियल चैनल। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। एंड बैंक के लिए एडवाइजरी जारी करना कि आप सीज करेंगे दैट बैंक अकाउंट। दे वर्क विद I4C के साथ वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। दे वर्क विद इट एंड दे विल सीज दैट बैंक अकाउंट सो दैट एनी फर्दर damages cannot be caused on that person. तो ये RBI कर रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क, हमारी पॉलिसीज क्या कहती हैं। तो जैसा कि पहला हमने देखा IPC, क्योंकि ये क्राइम है,
साइबर क्राइम इज अ क्राइम, डिजिटल अरेस्ट इज अ साइबर क्राइम। तो ये क्राइम है, तो इसका इसको कहीं से इसका पनिशमेंट कौन किस तरीके से डिसाइड होगा? आईपीसी से डिसाइड होगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे, ये सेक्शंस जो मैं बता रही हूँ, ये सेक्शंस इफ यू कोट, सो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा एंड बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी टू द एग्जामिनर दैट यू नो कि अंडर किस सेक्शन ये साइबर क्राइम फॉल कर रहा है। जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 419, 420 एंड 506। 419 क्या है? इम्पर्सोनेशन, impersonation, so cheating by impersonation। 420 तो हम सबने सुना, फ्रॉड। एंड 506 इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सो आईपीसी के क्या है, ये 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 419, 420 एंड 506। 419 कह रहा है चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, मतलब यू आर ट्राइंग टू चीट समबडी बाय एक्टिंग एज समबडी एल्स। आप इम्पर्सोनेट कर रहे हैं किसी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सीबीआई ऑफिशियल को, किसी भी किसी भी अथॉरिटेटिव इंसान को, यू आर इम्पर्सोनेटिंग टू इंस्टिल दैट फियर इन द पर्सन, और फिर आप उससे मिलिशियस इंटेंट के साथ आप उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ हिम। तो पहला सेक्शन आप पे 419 का लगेगा, आपने मनी एक्सट्रैक्ट कर लिया, सो 420 का लगेगा, विच इज यूर कमिटिंग फ्रॉड। एंड 506 है, आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, मतलब यू इंटिमिडेटेड समबडी, यू इंस्टिल्ड फियर, आपने किसी को डराया। कि जैसे उस केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है हियरिंग एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रॉड फॉर्ज कर दिया गया एंड रेप्रिमांड भी सुना दिया गया, मतलब पनिशमेंट भी दे दिया गया कि भाई आपको 7 दिन की सजा हो गई है। तो ये किस लेवल पे चला गया? आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया, आपने किसी को इतना डरा दिया कि उसके अगेंस्ट एफआईआर हो रखा है, उसको सजा भी सुना दी गई है, पनिशमेंट हो गया उसका, उसको वीडियो सर्वेलेंस के अंदर रहना है। सो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यू आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी, विद द मेंटल हेल्थ ऑफ समबडी, एंड ये इसके काफी डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आईपीसी। आईपीसी के अलावा है हमारा आईटी एक्ट ऑफ 2000। सो आईटी एक्ट ऑफ 2000, जैसा कि मैंने बताया कि वो क्या है, आईटी एक्ट ही हमारा 2000 मेन जो एक्ट है जो साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट से डील करता है। इसमें काफ़ी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट इसके कुछ मेजर सेक्शंस हैं जो इससे डील करते हैं, जैसे कि सेक्शन 66D, 66C एंड 72। सो 66D क्या कहता है? इम्पर्सोनेशन over communication। 66D is identity theft and 72 breach of confidentiality and privacy। सिमिलर चीज़ें हैं। सो कहने का मतलब है कि आईपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर जो है पूरा हमारा इंडियन पीनल कोड, उसमें ये इस तरीके से कवर्ड है कि इस पे डिसाइड होगा कि आपको पनिशमेंट किस चीज़ की मिलेगी। आईटी रूल के पॉलिसीज़ में भी, आईटी रूल वाले में भी कुछ सेक्शंस है जिसमें पता चलता है कि ये सारी पॉलिसीज़ को या इन सेक्शंस को ब्रीच किया गया है। जैसे 66D आपका बोलता है इम्पर्सोनेशन ओवर कम्युनिकेशन, सेम चीज़ कि आप किसी को इम्पर्सोनेट कर रहे हो ओवर अ फोन कॉल, ओवर अ व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, कुछ भी है, यू ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट द अदर पर्सन। 66D इज आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपने किसी की आइडेंटिटी चुराई है। इफ आई टुडे पोज एज अ सीबीआई ऑफिशियल सो एंड सो पर्सन, तो मैं किसी की आइडेंटिटी चुरा रही हूँ, आई एम स्टीलिंग दैट पर्सन्स आइडेंटिटी, सो आई विल बी गिल्टी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है आर्टिकल 66 के अंडर, ये सेक्शन 66 के अंडर। एंड 72 है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तो जिसकी आइडेंटिटी आपने चुराई है, आपने उसका भी प्राइवेसी ब्रीच किया है, प्लस जिसको आप फोन कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी तो आप ब्रीच कर ही रहे हैं। यू ऑलरेडी नो ऑफ हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि उसका बैंक अकाउंट का नंबर ये है, उसका आधार कार्ड का नंबर ये है, सो यू ऑलरेडी ब्रीच्ड दैट पर्सन्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दीज आर ग्रेव चार्जेस जो किसी पर लग सकते हैं। सो व्हेन यू राइट योर आंसर, अगर आप कुछ सेक्शंस इसमें से कोट कर देंगे, दे गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो था हमारा लीगल फ्रेमवर्क। अब लास्ट में अगर हम थोड़ा देखें कि ये तो हमने अभी तक सब फंक्शनिंग समझ ली कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, काम कैसे करता है, हाउ दीज पीपल प्ले विथ द साइकोलॉजी ऑफ द विक्टिम्स एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, बट हाउ कैन यू स्टे सेफ? कुछ तो तरीके होंगे जो आप ले सकते हैं
मेजर्स जो आप ले सकते हैं एंड जो हर सिटीजन को पता होने चाहिए सो दैट यू आर सेफ। तो कुछ रेड फ्लैग हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये फोन कॉल या ये जो भी है अनऑफिशियल चैनल से आएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी। आइसोलेशन फोर्स किया जाएगा। इंटिमिडेशन होगा। और क्विक रिजॉल्व की बात की जाएगी। वन बाय वन इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अनऑफिशियल चैनल से किया जाएगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप, जूम, स्काइप इन सब पे किया जाएगा, विच आर नॉट द ऑफिशियल चैनल्स अ जेन्युइन पर्सन वुड यूज। पुलिस वाले आपको व्हाट्सएप पे फोन नहीं करेंगे टू अरेस्ट यू। तो ये इन चैनल से किया जाएगा। ये आपका रेड फ्लैग, आपका पहला रेड फ्लैग यही हो जाना चाहिए दैट यू आर गेटिंग अ कॉल ऑन एन अनऑफिशियल चैनल। सेकेंड है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी दैट यू मस्ट एक्ट नाउ। आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपके साथ ये हो गया है। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक वन साइडेड कम्युनिकेशन होगी कि आपके बैंक अकाउंट में ये और ये ट्रांजैक्शन हो चुका है। इट इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, यू हैव टू एक्ट इमीडिएटली, यू हैव टू एक्ट नाउ। सोचने का कोई टाइम नहीं है। तो ये अगेन आपका सेकेंड फ्लैग हो जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट हाउ अ ऑफिशियल सिस्टम वुड वर्क। आपको चीज़ों को प्रोसेस करने का टाइम दिया जाएगा। बिकॉज जल्दी क्या है, अर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब ही ये है कि आपको सोचने का टाइम ना दिया जाए। आप अगर सोचेंगे, लोगों से बात करेंगे या खुद ही मन में सोचेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, सो यू माइट बी एबल टू फिगर आउट कि ये तो कुछ स्कैम लग रहा है। सो पूरा प्रोसेस जो है, पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। आइसोलेशन, यू विल बी फोर्स्ड टू स्टे इन आइसोलेशन कि नहीं, आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर, इट इज़ अ पुलिस मैटर। फ़ोन करना अलाउड नहीं है, जिसको फ़ोन करेंगे वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो यू गेट दिस सेंस कि इफ़ आई इन्वॉल्व समबडी फ्रॉम माई फैमिली तो बेकार में वो भी सिचुएशन में फंस जाएंगे, मैं तो ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ। सो ये अगेन आपकी साइकोलॉजी पे वार है दैट यू आर फोर्स्ड टू स्टे इन आइसोलेशन एंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड्स आप किसी को फ़ोन भी नहीं करते। यू टेंड टू टेक इट ऑन ऑल योर सेल्फ, सो यू आर फोर्स्ड टू स्टे इन आइसोलेशन। उसके बाद होता है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन इज स्केरिंग समबडी, कि इस पूरे प्रोसेस से आपको डराया जा रहा है कि इफ़ यू डू नॉट एक्ट नाउ तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आप जेल जा सकते हैं, बहुत बड़ा केस हो सकता है, सो एंड सो सज़ा सुनाई जा सकती है। सो पूरा का पूरा गेम ही ये है कि आपको डराना है, एक टेरर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और डरा के काम करवा लेना है एंड सोचने का टाइम नहीं देना। सो इंटिमिडेशन शुड बी योर रेड फ्लैग कि अगर कोई आपको फ़ोन करके डरा रहा है, कॉल करके डरा रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, सो दैट इज़ अ बेल दैट ये एक फ्रॉड हो सकता है, एक स्कैम हो सकता है। देन वो बात करते हैं क्विक रिजॉल्व की, मतलब वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपने अगर ये कर दिया, मतलब आपने अगर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अभी कर दिया, तुरंत कर दिया, आपका केस अभी क्लोज़ हो जाएगा, फिर कभी आपको दोबारा कॉल नहीं आएगा, मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा। जो बड़े-बड़े चार्जेस जिनकी बात अभी हो रही थी कि आप पे XYZ चार्जेस लग रहे थे, आपको कोर्ट जाने की नौबत आ रही थी, वो सब मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ यू गिव देम द मनी दैट दे आर आस्किंग फॉर इमीडिएटली। सो क्या हो रहा है? क्विक रिजॉल्व की बात हो रही है। इफ़ यू थिंक ऑफ इट, सो अगर कोई भी मैटर इतना ग्रेव होगा, जहाँ इतना कोर्ट, इतना पुलिस इन्वॉल्व होगा, वो इतना क्विकली रिजॉल्व नहीं हो सकता है, बिकॉज़ देयर आर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं। इतना क्विकली कोई भी केस कैसे रफा-दफा किया जा सकता है, जो इतनी ग्रेव इंटेंसिटी का हो। सो व्हेन यू आर प्रॉमिस्ड अ क्विक रिजॉल्व, दैट शुड यू नो रिंग अ बेल इन योर हेड कि देयर इज़ समथिंग फिशी इन इट। सो ये कुछ रेड फ्लैग्स है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको करना क्या चाहिए? यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट। इमीडिएटली रिपोर्ट। कोई भी आपको फ़ोन कर रहा है, इफ़ यू कैन देन रिकॉर्ड इट। इफ़ यू कैन एज़ अ as an evidence, if you can, you record it. You immediately report and do not fall prey to it. Do not hesitate to verify. जो भी आपके लिए बोला जा रहा है उसको वेरीफाई करिए।
जैसे कि कई बार हो जाता है कि कस्टम से भी आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपका कोई पैकेट था जो आ रहा था बाहर से, उसको सीज़ कर लिया गया है। ना उसको हटाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आपको इतना-इतना पैसा देना पड़ेगा। एक फेक कस्टम ऑफ़िसर बैठ जाएँगे व्हाइट यूनिफ़ॉर्म में, पीछे कस्टम्स ऑपरेशन पूरा सेटअप बना दिया जाएगा एंड यू विल बी फोर्स्ड टू बिलीव कि हाँ, मेरा तो एक पैकेज आ रहा था। दीज़ पीपल हैव दिस इन्फॉर्मेशन जो डीप वेब पे अवेलेबल थी, जिसकी बात हमने की थी दैट इट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड। These people have access to that information because they are working unethically, they are hackers, they are scammers. उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है एंड दे टेक दैट इन्फॉर्मेशन और उस बेसिस पे वो आपको बिलीव करने में मजबूर कर देते हैं कि हाँ, मेरा तो पैकेट आ रहा था, इट इज़ वेरी लाइकली कि उसको रोक लिया गया होगा, सो लेट मी डू दिस, लेट मी जस्ट ट्रांसफर द मनी एंड आई विल गेट माई पार्सल। सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू रिकॉर्ड इफ़ यू कैन, इफ़ यू आर गेटिंग अ फ़ोन कॉल इस तरीके का, और जब आप उठाते हैं आप देखते हैं कि ऐसा कुछ सेटअप है, ट्राई एंड रिकॉर्ड इट इफ़ यू कैन, ट्राई एंड गेट दैट एविडेंस कि आप आगे जब अपना केस प्रेजेंट करें, यू विल हैव अ कॉन्क्रीट थिंग एंड इट्स ईजियर फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू फॉर द पुलिस टू मेक आउट कि ये एंगल, ये क्राइम कहाँ से हो रहा होगा। So you record it, you report it immediately. Do not wait. So every minute lost or every second lost is like you're instilling more losses on you. So do not wait. आपको कुछ भी आता है immediately just disconnect, report it. हमने अभी बात की है साइबर हेल्पलाइन नंबर था जो हमारा 1930 था, उस पे जाइए, साइबर हेल्प का पोर्टल है, पोर्टल पे जाइए, कहीं भी जाइए, एफआईआर को लॉन्च करिए, फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाइए, साइबर क्राइम ब्रांच का वेबसाइट होता है, साइबर क्राइम ब्रांच पे जाइए, कुछ भी करिए बट रिपोर्ट इट। डू नॉट फॉल प्रे, बी करेजियस इन द थिंग कि आपको कोई डरा रहा है, सो बी ओपन टू वेरीफाई इट। वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि हाँ ऐसा तो हो रहा होगा, यू वेरीफाई दैट थिंग एंड डू नॉट फॉल प्रे टू इट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड एट द सेम टाइम कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं एंड यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग। And lastly, please always keep in mind that there is nothing known as digital arrest. So जब भी आप अपने साइबर सिक्योरिटी का कोई भी आंसर लिखेंगे, if there's a question that talks about the different cyber crimes that are prevalent, तो डिजिटल अरेस्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये इतना ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग काफ़ी अनअवेयर हैं। सो हमारा काम है एज सिटीजन्स टू बी मोर एंड मोर अवेयर अबाउट इट, एंड आप अपने आंसर्स में ये कोट कर सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट इज़ वन ऑफ द साइबर क्राइम, one of the latest cyber crimes that people are still very unaware of. So that was it for today's video. I hope you enjoyed the lecture. Thank you so much for watching.